बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है? होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अभी हम देखने लगे हैं कि जो एक पेशेंट है जिसका आपने ऑपरेशन करना है, उसका प्री ऑप कहते हैं ऑपरेशन से पहले, और पोस्ट ऑप वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो आप करेंगे। बीइंग अ डॉक्टर आपको ये चीज़ें लाजमन आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है जी कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपके सारे रिश्तेदार आपकी बड़ी इज्जत करते हैं कि ये डॉक्टर बन गया है बंदा हमारा। अगर वो स्टूडेंट भी है तो वो यही समझते हैं कि डॉक्टर बन गया है। तो क्या होता है कि अगर फैमिली में कोई भी बीमार हो तो वो कहेंगे कि हॉस्पिटल जाना है, तो चलें जी अपने बंदा ये हमारा भी डॉक्टर है ना, डॉक्टर साहब को साथ लेके चलते हैं। तो अगर वो डॉक्टर साहब को साथ लेके जाएँ, वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब को पता ही ना हो कि अच्छा ऑपरेशन से पहले क्या चीज़ें करनी होती हैं, ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, ऑपरेशन के बाद क्या चीज़ें होती हैं, तो क्या फ़ायदा। अच्छा, अब आपने इस वीडियो को इसलिए भी गौर से देखना है कि आपने अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी इज़्ज़त बचानी है जी। अच्छा, अब प्री ऑप पेशेंट, आप भूल जाएं प्री ऑप और पोस्ट ऑप क्या होता है, बस एक जहन में रख लें कि प्री ऑप हम ऑपरेशन से पहले को कहते हैं, पोस्ट ऑप हम कहते हैं ऑपरेशन के बाद को। अब चीज़ें कैसे हम करेंगे, अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, उसको अपेंडिसाइटिस शुरू हो गया जी, उसको अपेंडिक्स की पेन शुरू हो गई है और वो डायग्नोज है कि जी हाँ जी इसको अपेंडिसाइटिस है और अब इसकी अपेंडिक्स निकालनी है। तो अब आपने जहन में ये रखना है कि अब हम पेशेंट को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल एमरजेंसी में। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि एमरजेंसी से लेके ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद तक उसके डिस्चार्ज होने तक क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या अमल होते हैं जो कि डॉक्टर्स ने देखने होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अपेंडिसाइटिस का पेशेंट लेके आप लोग गए इमरजेंसी में, चले गए किसी भी हॉस्पिटल की, उन्होंने चेक किया मरीज़ को, उन्हें पता लग गया कि अच्छा मरीज़ को अपेंडिसाइटिस है, अब मरीज़ की अपेंडिक्स हमने निकालनी है। सबसे पहले जब पता लग गया कि अब हमने अपेंडिक्स निकालनी है तो वो पेशेंट की करेंगे काउंसलिंग। पेशेंट को बताएंगे कि जी आपकी ये जो अपेंडिक्स है ना, ये इसका इन्फेक्शन हो गया जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, आपकी अपेंडिक्स निकालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं निकालते तो ये इन्फेक्शन आपके पूरे पेट में फैल सकता है और इससे अगर ये इंतहाई बुरे हालात में चेंज हो जाए तो इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती होती है। तो टाइमली हमने अपेंडिक्स को निकालना होता है। अच्छा, पहले डॉक्टर आपको ये कहेगा, ऑब्वियसली इसको हम कहते हैं कि डॉक्टर ने हमारी कर दी काउंसलिंग। जब ये काउंसलिंग कर देगा डॉक्टर और आप कहेंगे, आप भी अब साथ हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, आप कहेंगे हाँ जी जी बिल्कुल निकलवानी चाहिए अपेंडिक्स, तो रिश्तेदार कहेंगे ठीक है जी निकाल दें अपेंडिक्स। तो फिर क्या होगा, फिर वो एक इसी तरह का पेज होगा, उस पर जो हाउस ऑफिसर होता है वो पूरी वो लिखता है कि जी हमने पेशेंट को पूरा बता दिया है कि पेशेंट को अपेंडिक्स का दर्द है, इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन हम इस तरह करेंगे, ऑपरेशन के नफ़ा और नुकसान से भी हमने मरीज़ को बता दिया है और मरीज़ विलिंग है ऑपरेशन करवाने के लिए। और नीचे पेशेंट अगर खुद कर सकता है साइन तो पेशेंट के साइन हो जाते हैं, अगर पेशेंट खुद नहीं कर सकता होता तो उसका कोई अटेंडेंट कर देता है या अंगूठा लगा देता है। तो इसको हम कहते हैं कंसेंट लेना। ये दोनों तरह इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी होती है, रिटन कंसेंट भी होती है। तो काउंसलिंग और कंसेंट पहले तो ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जब ये चीज़ें दोनों हो जाएंगी वो भिजवा देंगे जी आपको आपके वार्ड में या कमरे में, अगर आपने कमरा लिया हुआ है तो कि जी अब मरीज़ को वहाँ पे रखें, कल हमने करना है मरीज़ का ऑपरेशन। अब जब आप अपने वार्ड में चले जाएंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। अब ये मैं आपको बता दूँ कि प्री ऑप कौन कौन सी चीज़ें बता मैं कहानी की शक्ल में रहा हूँ, लेकिन आपसे उन्होंने वहाँ पे पूछना है कि जी ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आप चले गए हैं जी वार्ड में। वार्ड में अब क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको बेड अलॉट हो गया है, आपका मरीज़ बेड पे है। अब सबसे पहले एनेस्थीसिया क्लीयरेंस लेनी होती है जी, क्योंकि अब कल ऑपरेशन है आपके मरीज़ का, तो मरीज़ को ऑपरेशन के लिए बेहोश करना पड़ेगा। बेहोश कौन करेंगे? एनेस्थीसिया वाले करेंगे। एनेस्थीसिया वाले कभी भी ऐसा नहीं होता कि कल ऑपरेशन है ना तो जब ऑपरेशन का टाइम है डायरेक्टली तभी लेके जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एनेस्थीसिया वालों ने कुछ अपने जो पेशेंट होता है उसको एग्जामिनेशन करके कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं और कुछ उन्होंने टेस्ट करवा के लिखने होते हैं। ठीक हो गया, टेस्ट करवा के देखने होते हैं और लिखने से मुराद के उनका एक फॉर्म होता है एनेस्थीसिया फॉर्म, उस पर लिखने होते हैं। और जब वो चीज़ें एनेस्थीसिया का डॉक्टर देख लेता है कि हाँ जी ये चीज़ें मरीज़ की सही हैं, फिर वो कहता है कि हाँ जी मेरी तरफ से अप्रूवल है, आप कल मरीज़ को लेके आ जाइएगा, ऑपरेशन कर दिया जाएगा।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मतलब कि एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर के पास एक तो आपने अपने मरीज़ को लेके जाना है कि वो कुछ चीज़ें उसकी एग्जामिन कर सके, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें एग्जामिन करता है एनेस्थेटिस्ट। प्लस आपके पास कुछ टेस्ट होने चाहिए। गॉट इट जी। जो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर देख के आपको ऑपरेशन से एक रात पहले बताएगा कि ठीक है जी, आपके मरीज़ का हम ऑपरेशन कर देंगे, इसको बेहोश कर देंगे। अगर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर किसी भी वजह से ये नहीं मानता कि जी आपका जो मरीज़ है इसको मैं बेहोश नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसको बेहोश करूँगा तो ये बेहोशी से वापस नहीं आ पाएगा, या इसकी तबीयत इतनी ख़राब है कि ये बेहोशी से ही अल्लाह के पास चला जाएगा, तो वो एनेस्थेटिस्ट कहेगा नहीं जी मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो फिर सर्जन भी ऑपरेशन नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो अब तक हमने क्या किया, अपेंडिक्स का पेशेंट लेके आप डॉक्टर साहब जी इमरजेंसी में गए थे, उन्होंने काउंसलिंग की, कंसेंट दी, पेशेंट एडमिट कर दिया। एडमिट करके जब वार्ड में आ गया तो अब एनेस्थेटिस्ट के पास जाना है। एक तो मरीज़ लेके जाना है एनेस्थेटिस्ट के पास, वो मरीज़ हमारे पास मौजूद है। दूसरा टेस्ट लेके जाने। अब वो टेस्ट कौन कौन से हैं, अगर टेस्ट पिछले 6 हफ्ते के अंदर अंदर हुए हों या बाज़-औक़ात 3 महीने वाले टेस्ट भी चल जाते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है जी इन्हीं टेस्टों पे हम चेक कर लेते हैं। वरना जो वार्ड में वार्ड बॉय होता है या वो नर्स होता है तो वो भिजवा देता है टेस्ट। टेस्ट कौन कौन सा चेक करता है जी, आपसे एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं कल हॉस्पी में। तो वो है जी सीबीसी। एक तो वो देखता है कि इसमें इसको इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं है, इसके प्लेटलेट बहुत कम तो नहीं है, एक तो ये चीज़ देखेगा। दूसरा वो गुर्दों का फंक्शन देखेगा, गुर्दों का फंक्शन आरएफटी से देखते हैं। तीसरा वो जिगर का फंक्शन देखेगा, वो लिवर फंक्शन टेस्ट से देखते हैं एलएफटी से। चौथा वो देखेगा कोआगुलेशन प्रोफाइल। कोआगुलेशन प्रोफाइल क्या होती है, आपने एपीटी वो पीटी एपीटीटी पढ़ा हुआ होगा अपने फिजियोलॉजी में, कि ये होता है कि जी क्या बंदे का ब्लड रुक सकता है या नहीं रुक सकता। ये ना हो कि कल वो सर्जन मरीज़ को कट लगाए, पेशेंट का खून ही ना रुक रहा हो, हमारे लिए मसला बन जाए। तो कोआगुलेशन प्रोफाइल भी वो देखते हैं। उसके अलावा और क्या देखते हैं, वो ब्लड ग्रुपिंग करवाते हैं लाजमी, कि ये ना हो कि कल ऑपरेशन के दौरान कोई बहुत ज़्यादा खून ज़ाया होना स्टार्ट हो जाए और हमें अर्जेंटली में ब्लड चाहिए हो, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। एक तो ब्लड ग्रुपिंग होगी, दूसरा उनको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो विलिंग हो उस वक्त ब्लड देने के लिए। ये ना हो कि जो मरीज़ है वो फट्टे पे पड़ा हुआ हो और ब्लड वाला है डोनर ही ना मिल रहा हो। तो क्रॉस मैचिंग हम कहवाते हैं। क्रॉस मैचिंग क्या होती है कि एक बंदा जो कि विलिंग हो ब्लड देने के लिए, उसका थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है और पेशेंट के ब्लड के साथ मिक्स करके देखा जाता है कि अच्छा क्या अगर हम इन दोनों इस पेशेंट को इस बंदे का ब्लड लगा दें तो कोई रिएक्शन तो नहीं होगा। इसको हम कहते हैं क्रॉस मैचिंग। अच्छा ये हो गया। उसके बाद एनेस्थेटिस्ट ये भी देखता है हेपेटाइटिस तो नहीं है। हेपेटाइटिस कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस बी होता है, सी होता है, या HIV होता है। अगर ये चीज़ें हों तो उन्होंने देखना होता है कि अगर कोई भी मरीज़ है जिसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसको इनमें से कोई चीज़ें हैं, तो वो जिन आलात के साथ या जिस ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ का ऑपरेशन करते हैं उसमें वो किसी और का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसमिट होने की अगले मरीज़ में वो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पहला आपने हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट का वो ऑपरेट किया, उसके बाद उसी ओटी में आप एक और पेशेंट को डाल दो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि दूसरा बंदा जिसको हेपेटाइटिस बी नहीं है उसको भी हेपेटाइटिस बी लग जाए। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी के मरीज़ का ऑपरेशन करने के बाद वो ओटी को बंद कर देते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसको वो स्टेरिलाइज करते हैं और उसके बाद अगले बंदे का उसमें ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा ये चीज़ें ये होती हैं। और ECG देखते हैं कि जी हार्ट में कोई मसला तो नहीं है। अगर हार्ट का कोई मसला हो तो साथ में वो कहते हैं कि जी इको भी करवा के लाएं। ठीक हो गया ये। और चेस्ट एक्सरे, दिस वाज द लास्ट थिंग। ये वाले टेस्ट लाजमन एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने देखने होते हैं। अगर आप ये नहीं दिखाते तो वो जी आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये लाजमन टेस्ट है, इसके अलावा भी वो आपसे टेस्ट पूछ सकते हैं जी। इससे अलावा सॉरी मुझे सांस चढ़ गया। इससे अलावा जो वो टेस्ट होते हैं ना, वो डिज़ीज़ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। लाइक एक पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो कहेंगे CBC के साथ कि आप CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, ये बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब होता है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, वो ये कहेंगे CRP भी करवाएं। तो इस तरह डिज़ीज़ स्पेसिफिक टेस्ट भी कुछ करवा सकते हैं, लेकिन ये वाले टेस्ट हर एक के लाजमी होते हैं, तब जाके एनेस्थीसिया वाला क्लीयरेंस लेता है।
अच्छा, उसके बाद एक तो ये चीज़ें होगी, टेस्ट हो गए। अब ये टेस्ट और मरीज़ लेके आप चले गए एनेस्थेटिस्ट के पास। अब तक आपने क्या किया, आप वो अपना मरीज़ लेके इमरजेंसी में गए, उन्होंने काउंसलिंग की, आपने कंसेंट दी, रिटन इन्फॉर्म कंसेंट दोनों। फिर वार्ड में आ गए, वार्ड में आपने ये टेस्ट करवाए और अपना बंदा लेके आप चले गए एनेस्थेटिस्ट के पास। एनेस्थेटिस्ट ये टेस्ट देखेगा, अगर ये टेस्ट ठीक होंगे तो टेस्टों वाला मामला तो हो गया जी क्लियर। अब वो देखेगा पेशेंट को कि जी पेशेंट को एग्ज़ामिन करेगा। एग्ज़ामिन क्यों करेगा? सबसे पहले वो देखेगा पेशेंट का ए वे कि क्या ये पेटेंट है या नहीं है। हर बंदे की एनाटमी डिफरेंट होती है। हो सकता है कि वो जो आपका मरीज़ हो उसका ए वे बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो कल वो जो पेशेंट को वो कह दें, बेहोश कर दें। बेहोश करने के कुछ सेकंड के अंदर अंदर आपने पेशेंट को इंटुबेट करना होता है, मतलब वो सांस वाली नाली डालनी होती है। तो ये बंदा कहे कि बंदा पेशेंट को बेहोश कर दे और जब वो नाली डालने लगे तो आप देखें कि उसकी एनाटमी इतनी डिफ़िकल्ट है कि आप वो नाली डाल ही नहीं पा रहे हैं, तो पेशेंट तो वो वहीं पेशेंट टेबल पे ही फौत हो जाएगा ना। तो इसलिए वो देखते हैं कि पेशेंट का एयर वे कैसा है। एयर वे अगर आप बता देंगे ना कि एयर वे असेसमेंट कहता है जी एनेस्थेटिस्ट सबसे पहले, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बताते हैं कि जी असेसमेंट कौन सी होती है, तो मालम पट्टी असेसमेंट होती है, तो आपको वो साथ में जो एग्जामिनर है वो कहेगा भाईजान आप तो बहुत अच्छा पढ़ के आए हुए हैं ना, आप एक नंबर एक्स्ट्रा लें। तो ए वे असेसमेंट में मालम पट्टी को आपने अगर ये बता दें तो वेल एंड गुड। अच्छा, एक तो ए वे असेसमेंट कहता है जी, दूसरा वो ASA ग्रेडिंग कहता है। ये जस्ट इतना बता दें काफ़ी है। अगर कोई पूछता है कि ASA ग्रेडिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे कि जी पेशेंट की हेल्थ की ग्रेडिंग है। इसका स्कोर 1 से लेके 5 तक होता है कि पेशेंट की हेल्थ कैसी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक और काम कहता है, अब जो आपका एनेस्थेटिस्ट होता है वो क्या कहता है कि अगर आपका जो मरीज़ है ना वो है जी डायबिटिक है और वो ले रहा है, गोलियां ले रहा है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो इन टैबलेट्स को बंद करवा देगा आपका एनेस्थेटिस्ट, और वो कहेगा टैबलेट्स को बंद कर दें और इसको डाल दें इंसुलिन पे। अब इंसुलिन सबकट भी देते हैं, आईवी भी देते हैं, वो कहेगा इसकी इंसुलिन शुरू करवा दें, सो दैट कि अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें जो मरीज़ है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए ऑरली चीज़ें नहीं ले पाएगा ऑपरेशन के बाद, तो इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, आईवी और सबकट उसको पहुँचे। अगर नहीं पहुँचेगी तो और मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। लाइक डायबिटिक पेशेंट का आपको पता है वो वूंड भी जल्दी हील नहीं करता, तो ये आपने इंसुलिन पे उसको शिफ्ट कर देना है। उसके बाद अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो आपने उसको लाजमी वो जो एंटी हाइपरटेंसिव चीज़ें हैं वो देनी है। हाइपरटेंशन की गोली इतनी ज़्यादा अहम होती है कि आपको पता है, अभी जब मैं आगे रात पे पहुंचूंगा एनेस्थीसिया क्लियरेंस के बाद, मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट को ऑपरेशन से 6 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना नहीं देना होता। लेकिन पेशेंट को कहा जाता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं तो आप सुबह 1 घूंट पानी के साथ ब्लड प्रेशर की गोली लेंगे। ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ होगी। एक और चीज़ कि कुछ जो पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट का पहले से मसला होता है, उनको ब्लड थिनर्स पे डाला होता है डॉक्टर ने, ब्लड थिनर वो जो वाइफरीन वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो एनेस्थेटिस्ट कहता है इन चीज़ों को भी आप बंद कर दें, ये आप नहीं देंगे। एक मुकर्ररा वक्त होता है कि ऑपरेशन से इतना टाइम पहले आपने इनको बंद करना होता है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें आपका एनेस्थेटिस्ट कहता है। अब जब ये चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद एनेस्थेटिस्ट कहेगा कि हाँ जी अब ये चीज़ें जब हो गई हैं तो मैं क्लियरेंस दे रहा हूँ आपको कि आपके मरीज़ का हम ऑपरेशन कर देंगे। अब ये थी प्री एनेस्थीसिया क्लियरेंस, ये सारी प्री ऑप चीज़ें ऑपरेशन से पहले की। अब पहले आप जब इमरजेंसी से वो शिफ्ट हो गए हैं ना अपने वार्ड में, तो वार्ड में ये सारा कुछ ले के आप गए एनेस्थेटिस्ट के बाद पास, उसने क्लियरेंस दे दी। अब आ गई जी, अब रात आपने वहीं पे गुजारनी है, सुबह होना है आपके मरीज़ का ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन में क्या चीज़ें होती हैं, पहले मैंने आपको सबसे पहले अभी बताया कि NPO रखना होता है मरीज़ को 6 घंटे तक। 6 घंटे पर ही आप पेशेंट कुछ भी खाए ना पिए, क्योंकि उन्होंने मरीज़ को बेहोश करना होता है। मरीज़ के जो सारे मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, जो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एपिग्लॉटिस आया होता है ना, वो चीज़ें और उसके अलावा कुछ और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो भी रिलैक्स होके काम करना छोड़ देते हैं। इससे क्या मसला होता है कि ये एंटीरियरली आपकी एसोफेगस है, सॉरी ये पोस्टीरियरली एसोफेगस है, एंटीरियरली ट्रैकिया है। तो क्या होता है कि अगर एसोफेगस से मरीज़ ने 6 घंटे से
कम टाइम पहले, लाइक 2 घंटे पहले कोई चीज़ खा ली थी, तो जब वो मरीज़ को बेहोश करेंगे, मरीज़ सो रहा है, मतलब वो लेटा हुआ है, तो वो जो कंटेंट है यहाँ से निकल के इधर आएगा। अब यहाँ पे ये जो पहले प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म थे वो ख़त्म हो गए, तो वो इधर लंग्स में आ सकते हैं। तो लंग में जाएगा ये एसिडिक कंटेंट या कोई भी कंटेंट जाएगा, तो वो वहाँ पे निमोनिया कर देगा मरीज़ को, जो मरीज़ की तबीयत और ख़राब करेगा। दैट्स वाई 6 घंटे पहले कहते हैं कि आपने कुछ नहीं खाना। अच्छा, कहा जाता है कि जो क्लियर फ्लूइड्स हैं, जैसे पानी हो गया, ठीक है, ग्रीन टी होगी, वो आप 2 घंटे पहले तक खा पी सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे NPO 6 घंटे पहले ही कह दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ पे आते हैं कि जो मर्द होते हैं, अगर आपका जो मरीज़ है वो मर्द है, तो ऑब्वियसली मर्दों के जिस्म पे बाल होते हैं। तो आपने एक रात पहले, जब सुबह आपका ऑपरेशन होना है ना, तो आपने उन बालों को रिमूव नहीं करना। ठीक हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये बाल रिमूव होंगे, रिमूव करके फिर ही ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन रिमूव करेंगे ऑपरेशन थिएटर में खुद डॉक्टर, आपने खुद इनको रिमूव नहीं करना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हेयर रिमूवल नहीं आपने करनी। उसके अलावा जो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक होते हैं जी, मतलब ये ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मरीज़ को वो हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो प्रोफाइलेक्टिकली एंटीबायोटिक हम स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अभी प्रेजेंट रात, अब इस वक्त जब हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तब तो मरीज़ को कोई इन्फेक्शन नहीं है ना, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको फ्यूचर में इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम प्रोफाइलेक्टिकली उसके एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर हमारा जो मरीज़ है, हमें लगता है कि ये बहुत टाइम के लिए बेड रिडन हो जाएगा, तो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बनने के बहुत चांसेस होते हैं इस तरह के पेशेंट में। तो DVT प्रोफाइलेक्सिस हम ऐसे पेशेंट में दे देते हैं। तो DVT प्रोफाइलेक्सिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने देना है जी। अच्छा, अब ये चीज़ें हो जाएंगी तो अब आपका मरीज़ मुकम्मल तौर पे तैयार है ऑपरेशन के लिए। अब देखें, ये फ़र्क होता है एक डॉक्टर में और एक नॉर्मल पर्सन में। एक डॉक्टर तो यही कहेगा ना, ऑपरेशन से एक रात पहले चले गए हैं तो ये ऑपरेशन कर दिया है। अब जब आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा, ऑपरेशन से पहले क्या कुछ होता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमन याद रखनी है। उसके बाद हो गया जी आपका ऑपरेशन। मैंने आपको एक कहानी की शक्ल में बताया है, होप्स हो कि आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब पोस्ट ऑप क्या करना होता है आपने, जब आपका ऑपरेशन हो जाता है ना, तो कौन कौन सी चीज़ें, मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अब ये तो चीज़ें ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए, तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूँगा, वो आपको इकट्ठी वीडियो दूंगा, सो दैट कि आपको कोई मसला ना बने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब पोस्ट ऑप आपने क्या करना होता है। अब मरीज़ का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने बेहोश किया मरीज़ को, बेहोश करके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जब पेशेंट वापस आ गया बेहोशी से, वो वहाँ करना स्टार्ट हो गया, अभी वो पूरा वापस नहीं होता, उसको वो OT से निकाल के, जो उनका साथ ही एक एरिया होता है जिसमें वो वाले मरीज़ होते हैं जो बेहोशी से वापस आ रहे होते हैं, वहाँ पे मरीज़ को रखते हैं। जब तक वो मुकम्मल तौर पे वापस ना आ जाए, तब तक वहीं पे रखा जाता है। OT के अंदर ही वो एरिया होता है, तो वहाँ पे पोस्ट ऑप पहले पेशेंट को रखते हैं। वहाँ पे क्या होती है जी, उसकी वाइटल मॉनिटरिंग होती है। इस वाइटल मॉनिटरिंग में SpO2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब पेशेंट को बेहोश करते हैं तो उसका सांस वाला सिस्टम भी बंद हो जाता है, मशीन से मसनूई सांस दिया जाता है। तो अब वो वापस आ रहा है, तो क्या होता है कि उसको ना वो कुछ टाइम, जब उसको थोड़ा बहुत होश होता है तो सांस ले लेता है। जब वो होश नहीं होता, क्योंकि वो नींद से उठ रहा है ना, वो होश नहीं होगा, तो वो सांस नहीं लेगा। हालांकि वो जब आप वैसे सोते हैं, वो वाली नींद और होती है, ये नींद और होती है। इसमें बाकी मसल भी रिलैक्स होते हैं बॉडी के, तो वो जो रिस्पिरेटरी मसल होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते। तो SpO2 पे आपने लाजमी ध्यान रखना होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट थोड़ा बहुत तो होश में होता है ना, तो अगर उसकी SpO2 ड्रॉप हो रही हो, तो वो उसको ऊंचा सा कहते हैं कि जी सांस लें, सांस लें। और बेहोश करने से पहले बताते हैं कि जब आपको होश आएगा ना, तो हम आपको ऊंचा सा कहेंगे कि सांस लें, सांस लें। अगर आपके कानों में ये आवाज़ पड़े तो आपने सांस लेना है। ठीक हो गया। तो SpO2 जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन होती है, उस पर आपने नज़र रखनी है। रेस्पिरेटरी रेट आपने देखना होता है, हार्ट रेट आपने देखना होता है, और इसके अलावा आपने टेम्परेचर देखना होता है। यही चीज़ें होती हैं। हाँ, और ब्लड प्रेशर, ये वाइटल मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखनी है। अब वहाँ पे ये वाइटल मॉनिटरिंग होगी, आपका पेशेंट ठीक हो गया, वापस आ गया, उसके बाद आपको वापस भेज देंगे वो वार्ड में या आपके कमरे में। अब जब आप वार्ड में आ जाएंगे,
तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है ना, अब वो अपेंडिक्स के पेशेंट में तो ऐसी कोई वो ख़ास पोजीशनिंग नहीं होती, ऐसी कोई ख़ास हिदायत नहीं होती। इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो पेशेंट को ख़ास हिदायत के साथ भेजी जाती है। वो हिदायत पेपर पे लिख के सर्जन भेजता है साथ, और नर्स उन चीज़ों को देखती है कि डॉक्टर साहब ने क्या कुछ लिखा हुआ है। उन चीज़ों में हो सकता है पोजीशनिंग, कि मरीज़ को आपने 45 डिग्री के एंगल पे रखना है या मरीज़ को आपने 30 डिग्री के एंगल पे रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोजीशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने करनी होती है। उसके अलावा अब आप डॉक्टर हैं ना, तो आपने देखना है कि वो जो ऑर्डर है वो फुलफ़िल हुए हैं या नहीं हुए। इन चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता होता है। बाज़ औक़ात ऑर्डर होता है कि जी जो मरीज़ का के पाँव वाली साइड है ना, वो आपने ऊंची रखनी है सो दैट कि पाँव वाला ब्लड इधर आता है। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोजीशनिंग इज़ डैम इम्पॉर्टेंट, ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा IV फ्लूइड्स, अब क्योंकि वो पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी जब तक उसकी इंटेस्टिनल मूवमेंट्स वापस नहीं आती तब तक वो कुछ खा पी नहीं सकता। तो अब उसको इतने घंटे हो गए कुछ खाए पिए ना हुए, तो आपने IV फ्लूइड लाजमी चलाने हैं। ठीक हो गया। अब उसका साथ में ऑपरेशन हुआ है, उसके जिस्म को काटा गया है, हालांकि वो उसको बेहोशी में काटा गया है, लेकिन ऑब्वियसली जिस्म को तो काटा गया है, उसको दर्द होगी। जब वो पेन किलर का इंजेक्शन जो उसको OT में लगाया गया था वो ज़ायल होगा तो उसको दर्द होगा, तो आपने पेन किलर देने जी सॉरी, पेन किलर या एनाल्जेसिक जिसको कहते हैं वो देने हैं। अच्छा, उसके अलावा अब पोस्ट ऑप नोज़िया वगैरह भी हो सकता होता है, नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह। तो ये हो जाए तो आपने ड्रग्स देनी है कि जी इसकी वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाए, ये चीज़ें होंगी। अच्छा, उसके बाद कुछ इस तरह के केसेस होते हैं कि उसमें मरीज़ को ड्रेन लगा देते हैं। ड्रेन क्या होता है कि एक ना, अब ये पेशेंट का पेट है ना, तो पेट के अंदर एक नाली रख दी जाती है और इसको बाहर कनेक्ट कर दिया जाता है एक थैली के साथ। ठीक हो गया। इस थैली पे वो ग्रेजुएटेड थैली होती है, लिखा होता है कि ये जी 10 ml यहाँ तक है, 20 ml यहाँ तक है। इस थैली का क्या काम होता है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को पता होता है कि अब यहाँ पे इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन यहाँ पे रहेगा, तो वो एक थैली लगा देता है पेशेंट को जल्दी ठीक करने के लिए। यहाँ पे एक वो इस थैली के साथ एक पोरस ट्यूब कनेक्टेड होती है। उस ट्यूब का क्या फ़ायदा होता है कि ये यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर ऑब्वियसली सक करेगा चीज़ों को, तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा वो इस ट्यूब में आएगा और इस ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो इन्फेक्शन पेट के अंदर नहीं रहेगा। इसको कहते हैं ड्रेन लगाना। तो आपने क्या करना होता है कि आपने इस ड्रेन को देखते रहना होता है कि इसमें कितना फ्लूइड आ रहा है, इसको आपने नोट डाउन करना होता है। ठीक हो गया। तो ड्रेन को आपने नोट डाउन करना है, देखते रहना है चल रही है नहीं चल रही। उसके अलावा यूरिन आउटपुट आपने लाजमी देखना है। आपने वो फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि 500 ml जो उसका वॉल्यूम है वो ज़रूरी निकलना चाहिए 24 घंटों के अंदर, वरना किडनी फेलियर में जाने के चांसेस होते हैं। तो यूरिन आउटपुट इसलिए आपने लाजमी देखना है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके अलावा पेशेंट वुंडेड है, उसको एक कट लगा हुआ है, आपने उस वुंड की हिफाजत करनी है कि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। अगर वो जो पट्टी उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से कह के भेजी है ना, अगर वो पट्टी गीली नहीं है तो आपने 48 घंटों से पहले उस पट्टी को चेंज नहीं करना, क्योंकि वो पट्टी एसेप्टिक कंडीशंस में हुई हुई है, OT में जरासीम नहीं होते, उन कंडीशन में हुई हुई है। तो दैट्स वाई आपने 48 घंटे से पहले इस पट्टी को नहीं खोलना अनटिल और अनलेस पट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है अंदर से फ्लूइड के साथ। अगर वो गीली हो गई है तो फिर आपने पट्टी को चेंज कर देना है, आप चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, उसके बाद आपने मरीज़ को कहना है कि जब वो हरकत करने के काबिल हो ना, कि आप मोबाइल हों, आप हरकत करें, अर्ली मोबिलाइजेशन, इससे बहुत सी डिजीज़ से बचा जा सकता होता है। और साथ में आपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है मरीज़ की। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो मरीज़ ठीक हो गया है हमारा, उसके बाद हम मरीज़ को डिस्चार्ज करके घर भेज देंगे। ये थी पोस्ट ऑप चीज़ें और ये थी प्री ऑप चीज़ें। होप सो कि आपको इतनी लंबी वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। और अब अगर आपका कोई जो रिश्तेदार है ना वो हॉस्पिटल में जाता है तो आप सीना तान के साथ जा सकते हैं कि हमें जी सब आता है, हमें पता है हॉस्पिटल में क्या क्या होगा और हमने क्या करना है जी। बहुत जल्द हाजिर होते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।